हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8 लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अभी तक जो है हम अपने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। अब कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जो कि नंबर में इतने ज़्यादा होते हैं, तो उनको अगर हमें प्रॉपरली स्टडी करना है तो उसके लिए हर कंपाउंड की एक पहचान होनी चाहिए जिससे हम उसको समझ सकें, उसको हम जान सकें कि हाँ जो है मैं इस कंपाउंड के बारे में बात कर रही हूँ तो आपको इस कंपाउंड की डिटेल्स मुझे देने हैं। ऑलराइट, सो इसीलिए जो है हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा। एंड अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर जा कर के हमारे पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आती हैं। ऑलराइट, सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए कार्बन कंपाउंड्स इतने ज़्यादा नंबर में हैं एंड ऑब्वियस सी बात है ये कंपाउंड्स हैं, ये हमारी केमिस्ट्री है। जब तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात ना कर लें किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की, तब तक हमारी स्टडी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आखिर होती क्या हैं? देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ नहीं होता है, बस वो रिएक्शंस होती हैं। वो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करने पर वो किस तरीके से बिहेव करता है, क्या प्रोडक्ट देता है, एंड वो प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेट में बनता है, किस फेज़ में बनता है, यही सारी स्टडीज़ जो हैं वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर में करते हैं और कुछ नहीं है। ओके, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो देखिए जब हमने कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, है ना। हमने क्या बोला था इनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड वाई डिड वी कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वाई? बिकॉज पिछले टाइम में जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये लगता था कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों से, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सिस्टम में ही पनप सकते हैं, यानी कि इनको बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग सिस्टम ही चाहिए। अब हालांकि बाद में जो है हमारे साइंटिस्ट ने जो है आकर के इनको लैब में बनाया, इनको जो है लैब में बना के तैयार किया, बट कहीं ना कहीं उनकी भी इस बात में दम था कि जो हमारा लिविंग सिस्टम होता है उसमें अगर हम नियरली देखें तो ज़्यादातर जितनी भी हमारी बॉडी है उसमें जितने भी हम चीज़ों के बारे में बात करने चाहें, वो हमारे अमीनो एसिड्स हो जाएं, चाहे वो हमारी शुगर हो जाए, चाहे वो हमारा ब्लड हो, चाहे हम किसी भी बारे में बात करें, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा जो ये कार्बन है वो उसमें इन्वॉल्व रहता ही है। सो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को गलत नहीं बोल सकते हैं। ओके, अब मैंने ये बात यहाँ पे क्यों कही है ना। सो देखिए ज़्यादातर जो फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं, फ्यूल्स मतलब जैसे कोयल हो गया, ठीक है, एंड पेट्रोलियम, डीज़ल, ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं कार्बन या फिर कार्बन के कंपाउंड से ही बनी होती हैं। अब मेरे यहाँ पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड लिविंग सिस्टम के बारे में बात करने का यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये था कि जो ये हमारे फ्यूल्स होते हैं ये और कुछ नहीं होता है, ये जो बॉडीज़ होती हैं, जो एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, जो प्लांट्स के बॉडीज़ हैं, उन्हीं को काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोसेस करने के बाद जो है ये हमें
फ्यूल मिलता है। ओके, सॉरी ये कुछ अलग ही डिज़ाइन में बन गया। तब जाके जो है हमें फ्यूल मिलता है। फ्यूल में क्या क्या आता है हमारा? कोयल, पेट्रोल, डीजल, है ना, एंड नेचुरल गैस, हर वो चीज़ जो अपना कंबशन करके हमें एनर्जी दे, हमें लाइट दे, उसको हम जो है फ्यूल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले तो यही पॉइंट लिख लेते हैं अपना, दैट मोस्ट ऑफ द fuels we use are either कार्बन, या तो वो कार्बन है, ईदर कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि सब कुछ जो है वो घूम फिर के हमारा कार्बन पे ही अटक जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ओके, क्योंकि आधी क्या हम बोल सकते हैं, पूरी दुनिया इसी कार्बन पे ही टिकी हुई है। ओके, सो अब ये तो हो गया मेन पॉइंट कि जो मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स होते हैं वो हमारे कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स के बने होते हैं। अब यहाँ पर हमने फ्यूल की बात करी, तो अब जो है हम इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ने से पहले जब हमने यहाँ पर फ्यूल नाम का जिक्र कर ही लिया है, तो अब हम सबसे पहले कंबशन के बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बोला भी था ना कि फ्यूल्स जो होते हैं वो कंबशन के थ्रू हमें एनर्जी देते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट कंबशन। आखिर ये होता क्या है? देखिए, कंबशन और कुछ नहीं होता है, इसको हम हिंदी में दहन बोलते हैं। ओके, इसको हम हिंदी में दहन बोलते हैं। और कंबशन और कुछ नहीं होता है, बस ये होता है क्या? जलना। दहन मतलब जलना, किसी चीज़ का जलना। ठीक है, अब अगर हम इसको केमिकल मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो कंबशन क्या है? कुछ नहीं है, बस किसी भी कार्बन या उसके किसी भी मतलब कार्बन जो है वो अपनी किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो मेनली कार्बन होना चाहिए। अब वो हमारा ग्रेफाइट है, वो हमारा फुलरीन्स है, क्या है, हमें इट डज़ंट मैटर। ओके, कार्बन होना चाहिए, वो किसी भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो हम उसको कंबशन बोलेंगे। ओके, एंड इसके जो कुछ फिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में जो है हमें कुछ हीट मिलती है, कुछ लाइट मिलती है। भाई आग तो सभी ने जलाई होती है ना अपनी लाइफ टाइम में। भाई हमारी ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट खोज ही थी आग की खोज, है ना। सभी ने आग जलाई है, सभी ने आग को जलते हुए देखा है कि उससे जो है रोशनी निकल रही होती है, हीट निकल रही होती है। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि आग गर्म होती है ना। सो कंबशन होता है जलना। यहाँ पर जो है हमें CO2 मिलती है, हीट मिलती है एंड लाइट निकलती है। सो हम इसका जो है सबसे पहले ये मेन पॉइंट लिख लेते हैं, दैट कार्बन इन ऑल its allotropic forms burns in oxygen to give CO2 carbon dioxide and releases heat and light। ओके, यानी कि ये हीट देती है, ये लाइट देती है। अब एक पॉइंट मुझे आप लोग बताएं, हमने यहाँ पर किस किस की रिएक्शन कराई है? हमने यहाँ पर रिएक्शन कराई है कार्बन उसके कंपाउंड्स की, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं हम? बताइए, हम पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी।
फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो आपके आंसर ना देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, सो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो ये भी मैं इसी पेन से लिख देती हूँ दैट these are the oxidation reactions। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, अब हम इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आखिर क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। सो एग्जांपल में हम सबसे पहले मेनली कार्बन की रिएक्शन करा देते हैं। कार्बन प्लस O2 गिव्स यू व्हाट, CO2 प्लस साथ में हीट एंड प्लस साथ में लाइट निकलती है। ओके, अब जो है हम एक कार्बन का कोई कंपाउंड ले लेते हैं। कौन सा लें? चलिए मीथेन ले लेते हैं, सबसे इजी कंपाउंड रहता है ये रिएक्शंस वगैरह में। मीथेन की हम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हम CO2 तो मिलेगा ही। अब यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन भी है एंड ऑक्सीजन भी है, तो हमें साथ में मिलता है वाटर। और ये हीट एंड लाइट तो हमारे जो हैं वो कंपलसरी हैं भाई, इनके बिना तो कंबशन रिएक्शन ही नहीं है। सो हीट एंड लाइट। ओके, सो ये जो है हमारे एग्जांपल्स हो जाते हैं। अब हमने जो है यहाँ पर दोनों ही जगह ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ऐसा नहीं है कि हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी यहीं पे पढ़ लिए हैं, नहीं, वो हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। बस कंबशन रिएक्शन एक टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने कार्बन की रिएक्शन तो करा दी बड़े मज़े में। अब यहाँ पर एक समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि हमारे कुछ कंपाउंड्स सैचुरेटेड होते हैं, कुछ कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर मज़े की बात ये है कि आप उनका कंबशन करा के पता कर सकते हैं कि वो हमारा कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। कैसे? उसकी फ्लेम को देखकर। अब देखिए हर चीज़ कोई भी चीज़ जलती है तो फ्लेम उठता है ना उसमें से। हाँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें नहीं उठता है, बट हाँ ज़्यादातर चीज़ों में उठता है फ्लेम। सो फ्लेम से हम कैसे जान सकते हैं? देखिए, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो और कोई भी एलिमेंट ना हो। ओके, सो जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, तो इनमें जो फ्लेम होती है वो बिल्कुल क्लियर फ्लेम होगी। जैसे आप लोगों ने कभी अपनी किचन में जो आपके यहाँ जो गैस यूज़ होती है उससे जो फ्लेम उठती है, आपने देखा है ना, बिल्कुल क्लीन होती है, ब्लू कलर की निकलती है, कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, एकदम साफ़ सुथरी। तो वही वाली क्लीन फ्लेम, यानी कि वहाँ पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बर्निंग हो रही है। सो ये एक पहचान है। तो हम अपना पॉइंट लिख लेते हैं दैट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will give a clean flame on combustion। ओके, अब वही है जब हम अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये जो होते हैं ये हमारे एक तो येलो फ्लेम के साथ जलते हैं एंड इनमें जो है ब्लैक स्मोक उठता है, धुआं उठता रहता है इनमें। ठीक है, जैसे आपने कभी सर्दियों में अगर आग जलाई होगी तो हम देखते हैं ना कि ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा धुआं उठ रहा होता है एंड फ्लेम भी येलो होती है। तो ये वही एग्जाम्पल है दैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स will give yellow flame with lots of black smoke। ओके, अब कह सकते हैं धुआं हमेशा ब्लैक नहीं होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर ब्लैक स्मोक होगा। ब्लैक स्मोक जो होता है वो इनकम्प्लीट
कंबशन का एक इंडिकेशन देता है। ओके, सो इस तरीके से जो है हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जान सकते हैं किसी भी कंपाउंड का कंबशन करा के। ओके, एंड अब एक चीज़ और देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बात की कि जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं ये एकदम क्लीन फ्लेम देते हैं। अब ये एकदम क्लीन फ्लेम देते हैं, इसका मतलब है ना कि यहाँ पर इनका बिल्कुल कंप्लीट कंबशन हो रहा है। एंड कंप्लीट कंबशन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रॉपर क्वांटिटी में हमें प्रॉपर सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की। अगर हम वहीं पर ये ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है, जो एयर की सप्लाई हो रही है, वो अगर कैसे भी करके हम लिमिट कर दें, यानी कि उसमें जो है लिमिटेशंस लगा दें, तो जो हमारा ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है तो ये भी जो है वो धुएं के साथ जलने लगता है, यानी कि इसका भी इनकम्प्लीट कंबशन होने लगता है। ज़रूरी नहीं है, ये कोई इतना बड़ा 30 मार खा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है कंडीशंस लगते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, दैट बाय लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटिंग the supply of air results in incomplete combustion of even सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये भी जो है धुआं छोड़ सकता है, ठीक है। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन खुश हो गया होगा। अब देखिए, हमारे घरों में जो गैस स्टोव वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर या तो गैस से चलते हैं या फिर केरोसिन से जलते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि ये कैसे एकदम क्लीन फ्लेम देते हैं। ये क्लीन फ्लेम इसलिए देते हैं क्योंकि इनके जो स्टोव्स होते हैं उनमें प्रॉपर इनलेट्स दिए जाते हैं ताकि एयर जो है वो बराबर सप्लाई होती रहे, कोई भी ब्लॉकेज ना आए। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, दैट द गैस और केरोसिन stove used at home has inlets for air, so that a sufficient oxygen rich mixture is burnt to give a clear blue flame। तब जाके जो है हमें ये एकदम क्लियर ब्लू फ्लेम देखने को मिलती है। ओके, सो आई होप आपको अभी तक जो है चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए, हमने कभी कभी क्या देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो हमारे बर्तन होते हैं जिनमें खाना पकाया जाता है, कुछ बर्तन होते हैं जिनकी तली एकदम काली हो जाती है। तो उनकी तली काली होने का क्या मतलब है? तली काली होने का मतलब है कि जो एयर फ्लो हो रहा था एयर होल्स के द्वारा, वो एयर होल्स जो हैं वो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा फ्यूल है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है, यानी कि पूरा फ्यूल अच्छे से जल नहीं पा रहा है, अच्छे से उसका कंबशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट फैक्ट लिखते हैं, दैट ब्लैकनिंग of the bottom
of cooking vessels means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted, यानी कि वो पूरी तरीके से जल नहीं पा रहा है। ओके, अब देखिए एक चीज़ क्या है, यहाँ पर हमारा मुद्दा उठता है पॉल्यूशन का। ओके, सो पॉल्यूशन का कैसे मुद्दा उठता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो ये हमारे फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोयल हो गया या पेट्रोलियम हो गया, या फिर हम बात कर लें डीज़ल की, तो इनमें जो है कुछ ना कुछ अमाउंट में, एक हल्के अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फ़र प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब हम उनका कंबशन करा रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नाइट्रोजन और सल्फ़र होते हैं ये भी अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड इनके जो ये ऑक्साइड्स होते हैं वो जो हैं मेजर कॉज वो बनते हैं हमारे पॉल्यूशन के। सो कहीं ना कहीं जितना भी कंबशन होता है पूरे वर्ल्ड में, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट डेली के बेसिस पर पता नहीं कितनी बार जो है लोग, अब देखिए पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, सभी के अपने अपने घर हैं, सभी लोगों को डेली खाना चाहिए, डेली वो आई डोंट नो, मतलब वो कई बार ये कंबशन के प्रोसेस करते होंगे। ओके, एंड यू कैन इमेजिन कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है ये डेली बेसिस के जो काम होते हैं, प्रोसेस होती हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा पॉल्यूशन पहुंचाती हैं। ओके, सो बाय द वे हम अपना फैक्ट लिखते हैं दैट फ्यूल्स like coal, petroleum have some amount of nitrogen and sulfur, after reaction they form oxides of nitrogen and sulfur, which causes pollution. सो यार आज के वर्ल्ड में ये पॉल्यूशन सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ओके, अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो ये फ्लेम हम देखते हैं जब कोई भी चीज़ जल रही होती है, तो जो हम ये उठती हुई फ्लेम देखते हैं, तो फैक्ट ये है कि ये जो फ्लेम होती है ये सिर्फ तभी बनती है जब कोई गैशियस चीज़ जल रही होती है ना, जब कोई गैशियस चीज़ जल रही होती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि तो फिर जब लकड़ी को जलाते हैं तो क्यों फ्लेम उठती है, लकड़ी क्या हमारी गैशियस है? ऐसा नहीं है। देखिए लकड़ी जो होती है उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि वो अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो वो गैशियस फॉर्म में वेपराइज हो जाते हैं, और जब वो वेपराइज हो जाते हैं तो वो जो वेपर्स होती हैं वही जलती हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी द फ्लेम्स व्हेन द वुड इज़ बर्न्ड। ओके, सो हम अपना ये नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट लिख लेते हैं दैट फ्लेम is only produced when gaseous
substances are burnt। अब ये भी लिख लेते हैं that when wood और चारकोल के साथ भी तो यही होता है, वुड और चारकोल इग्नाइटेड, यानी कि उनको जब हम आग लगाने की कोशिश करते हैं, देन द वोलाटाइल सब्सटेंसेस यानी कि जो वेपराइज हो सकते हैं, volatile substances present vaporize and burn with a flame। ओके, सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था। ओके, अब देखिए वहीं एक और चीज़ है कि वहीं कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे हमारा कोयला होता है या फिर हम चारकोल की भी, कभी कभी चारकोल भी ये चीज़ दिखाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कोयले को देखा होगा तो क्या होता है कि उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो एकदम लाल हो जाता है, सुर्ख लाल हो जाता है और वो हीट फेंकने लगता है, लेकिन उसमें कोई भी फ्लेम नहीं होती है। आपने देखा होगा ना कोयले को जलते हुए, दैट उसमें वो कोई भी फ्लेम के बिना एकदम लाल हो जाता है एंड वो जो है हीट दे रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कोयला जो होता है उसमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ये तो बात हमें पता ही है। तो ये जो एटम्स होते हैं ये हीट पकड़ के एकदम गर्म हो जाते हैं और ये ग्लो करने लगते हैं। हमने लाइट की एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग की थियरी पढ़ी है ना, तो यही होता है कि वो पहले क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट एमिटिंग इट एंड व्हेन दे एमिट इट देन दे ग्लो। ओके, सो हम अपना ये नेक्स्ट फैक्ट लिखते हैं दैट कोल और चारकोल दोनों में एक कोल है, चारकोल समटाइम्स, ये समटाइम्स जो है ये दोनों के लिए है। समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड gives out the heat without a flame because the atoms are heated and starts to glow, यानी कि वो हीट कर जाते हैं और वो ग्लो करने लगते हैं। अब देखिए हर एक सब्सटेंस जो है वो जलते टाइम अपना अपना अलग अलग कलर शो करता है, लाइक आवर सोसाइटी। ओके, एवरीवन शोज़ देयर कलर। ओके, सो जो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट अलग अलग कलर शो करता है जब हम उसका कंबशन कराते हैं। तो हर एक कलर जो है वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है उस एलिमेंट की, यानी कि वो एलिमेंट अपनी एक अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि हाँ ये जो है मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, सो द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट is a characteristic property of that element। यानी कि हम अगर चाहें, मतलब हमें अगर उस बारे में नॉलेज हो तो हम उसकी हीट, जो उसकी फ्लेम होगी, उसका कलर देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये जो एलिमेंट यहाँ पर कंबशन कर रहा है, यानी कि जो एलिमेंट जल रहा है वो कौन सा एलिमेंट है। ओके, सो कह सकते हैं कि जो फ्लेम की जो कलर होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बन जाता है
कि वो जो है अलग से शो करता है कि हाँ ये दिया गया एलिमेंट है। ओके, सो यहाँ तक जो है ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि आपको जो है आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, ज़रा भी आपको इंटरेस्टिंग लगा है, देन प्लीज़ do hit the like and share button and please subscribe to our channel Global Boss। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।